जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस को, जो कि दोस्तों 7 से 22 अगस्त के बीच में साथियों जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उस पर साथियों जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चंस के साथ में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम 28, 29, 1, 2, 3, 4, 8, 9 को जो एग्जाम होने वाला है उस पर साथियों किसी भी डेट को आपका एग्जाम लगा हुआ है तो दोस्तों आप लोग के लिए साथियों ये क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए साथियों आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो ये दोस्तों सुकुमार सेन थे। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा की। दोस्तों उनके नेतृत्व में जो है चुनाव आयोग ने स्वतंत्र भारत के पहले दो आम चुनाव 1951 से 52 और 1957 में सफलतापूर्वक संपन्न कराए थे। ठीक है दोस्तों, भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो ये आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा और अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो श्री ज्ञानेश कुमार हैं ये जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यानी साथियों जो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है तो दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये दोस्तों 19 फरवरी 2025 को दोस्तों इन्होंने जो है कार्यभार संभाला है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार काइरोस नामक उपन्यास को दिया गया जो 1980 के दशक के पूर्वी बर्लिन में स्थापित है और जर्मन से अनुवादित है। काइरोस के लेखक दोस्तों कौन है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेनी एर्पेनबेक। ठीक है, तो ये साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जॉर्जी गोस्पोडिनोव जॉर्जियो ने एक डार्कली कॉमिक उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, जिसका नाम क्या है। ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जो उपन्यास है उसका नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जो बुकर पुरस्कार दोस्तों है ये एक सहोदर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित जो पुस्तक दोस्तों होती है उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि को विजयी उपन्यास के लेखक और दोस्तों जो अनुवादक के बीच जो है समान रूप से विभाजित किया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएंगे जो पुरस्कार के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया था। दोस्तों ये जो है बिहार दोस्तों जो राज्य है इसको जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो है राज्य बताया गया था एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में Ctrl+S का उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है समान नाम से डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ शॉर्टकट की हैं इनको भी देख लीजिएगा। दोस्तों यदि उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट का नाम बदलता है तो उपयोगकर्ता को फाइल सेव एज पर नेविगेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, जो सेव एज है इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F12। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि जो Alt+F4 है ये दोस्तों क्या कार्य करती है, तो वर्ड एप्लीकेशन बंद करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो Ctrl+P है इसका दोस्तों जो कार्य होता है प्रिंट विंडो खोलने के लिए किया जाता है।
दोस्तों कंट्रोल प्लस के की बात करते हैं तो ये दोस्तों लिंक डालने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कंट्रोल प्लस वाई है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये दोस्तों अंतिम क्रिया फिर से करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जो कंट्रोल प्लस जी है इसका प्रयोग खोजे और बदले यानी साथियों जो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस क्यू है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये दोस्तों चयनित अनुच्छेद को बाएं तरफ संरेखित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जितनी भी शॉर्टकट की हैं इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भानु मुश्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल हुआ है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हार्टलैंड, ठीक है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ये इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी, तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ये शुरू की गई थी, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो द्वैध शासन प्रणाली है ये क्या है, तो दोस्तों इसे जो है पहली बार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों विषयों का जो विभाजन है दोस्तों प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक थी आरक्षित विषय दोस्तों, जिसमें जो है गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित जैसे कानून जो है और व्यवस्था, वित्त और पुलिस, ठीक है, ये इसमें शामिल थे। नेक्स्ट साथियों है हस्तांतरित विषय, इसमें दोस्तों विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार, ठीक है। दोस्तों जो भारतीय मंत्रियों के पास हस्तांतरित विषयों पर सीमित शक्ति थी, जबकि जो आरक्षित विषय थे इसमें दोस्तों सख्त ब्रिटिश नियंत्रण में रहे ये। दोस्तों इस प्रणाली को अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो द्वैध शासन प्रणाली है दोस्तों ये किसके तहत समाप्त किया गया था, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। दोस्तों जिसने जो है प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, जिससे जो है भारतीय मंत्रियों को जो है अधिक शक्तियां मिली। दोस्तों हालांकि जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल एक नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा, ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। दोस्तों जो अकबर ने सुलह ए कुल का विचार पेश किया, जिसका दोस्तों अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति, ठीक है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था अकबर के राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव करना नहीं था, ठीक है। दोस्तों इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। दोस्तों अकबर द्वारा दीन ए इलाही के रूप में विकसित किए गए नए धर्म की उत्पत्ति सुलह ए कुल में है। ये आप साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों जो अकबर दोस्तों हैं, अकबर जो है मुगल राजवंश के महान शासक थे। दोस्तों उन्होंने जो है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो फतेहपुर सीकरी है इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये दोस्तों अकबर ने किया था। 1571 में दोस्तों राजधानी को फतेहपुर सीकरी से आगरा स्थानांतरित किया। इसके बाद दोस्तों 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत घर की स्थापना की और दोस्तों 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। तो ये साथियों पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो संगीत के लिए अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त किया। अकबर के दरबार में दोस्तों जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे, तो अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान ए खाना, बीरबल, मुल्ला दो पियाजा फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और दोस्तों फकीर अजीजो दीन और तानसेन, ये दोस्तों इसके दरबार में नवरत्न थे। तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं औरंगजेब की, तो वे दोस्तों अंतिम रूप से उल्लेखनीय मुगल सम्राट थे। उन्होंने दोस्तों उन्हें जो है दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जिंदा पीर जो है किसे कहा जाता था, तो वो दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है। दोस्तों औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी जो रानी रबूद दुरानी की कब्र पर दिल्ली में लाल किले के भीतर मोती महल और लाहौर में यामी या बादशाही मस्जिद पर बीबी का मकबरा बनवाया था। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं जहांदार शाह की, तो
तो दोस्तों जो जहांदार शाह है ये जो है मुगल सम्राट जहांदार शाह मुगल भारत में पहले कठपुतली शासक थे। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर पॉइंट जो है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वह सैयद ब्रदर्स के समर्थन से 10 जनवरी 1713 को फर्रुखसियर उनके भतीजे और अजीम के दूसरे बेटे शान द्वारा युद्ध में दोस्तों ये पराजित हो गए थे। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर दोस्तों बात करें मोहम्मद शाह की, तो ये दोस्तों वह मुगल सम्राट के संगीत, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास सहित कला का दोस्तों ये एक जो है महान संरक्षक था। कौन? तो मोहम्मद शाह। दोस्तों जो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों उन्हें जो है अबू अल फतह, नासिर उद्दीन, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह की दोस्तों इनको जो है उपाधि दी गई। और दोस्तों लाल किले में दोस्तों उनका जो है उत्साह बढ़ाया गया था। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो ये दोस्तों H2SO4 के निर्माण में जो है ये प्रयोग होती है। दोस्तों आइए देखते हैं जो संपर्क विधि है ये है क्या चीज। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पेंट, अपमार्जक, उर्वरक और प्लास्टिक उत्पादों जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। ठीक है, पेरेग्रीन फिलिप्स नाम के जो ब्रिटिश व्यापारी ने वर्ष 1831 में इस प्रक्रिया का जो है आविष्कार किया। और दोस्तों इस प्रक्रिया से सल्फर ट्राईऑक्साइड और ओलियम जो है ये भी प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो H2SO4 के निर्माण के में जो है संपर्क विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है कि संपर्क प्रक्रिया का उपयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो है मुख्य रूप से 4 चरण दोस्तों शामिल होते हैं। कौन कौन से दोस्तों ये 4 चरण हैं? तो ये दोस्तों जो है सल्फर का निष्कर्षण, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राईऑक्साइड में रूपांतरण और दोस्तों सल्फर ट्राईऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में रूपांतरण। ये दोस्तों 4 जो है चरण इसमें शामिल हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंडी संस्कृति में जागर क्या है? तो दोस्तों जो जागर है ये दोस्तों जो है देवताओं के गाथा गीतों से जुड़ी आत्मा पूजा का एक रूप है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए कवच सेफ्टी मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली अभिनेत्री का नाम क्या है? दोस्तों ये जो कवच सेफ्टी ऐप जो है ये लॉन्च करने वाली जो अभिनेत्री दोस्तों है ये हैं प्रीति जिंटा। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। दोस्तों जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यह दोस्तों 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दोस्तों ये हुआ था। यह युद्ध दोस्तों सदाशिवराव भाऊ जो कि दोस्तों मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी जो कि अफगान सेना के बीच ये लड़ा गया था। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व उनके राजा अहमद शाह दुर्रानी ने किया, जिन्हें दोआब के रोहिल्ला अफगानों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मिली थी। दोस्तों दूसरी ओर जो है मराठों को सिखों, जाटों या राजपूतों का समर्थन नहीं मिल सका। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसे जो है 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक माना जाता है। सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव हजारों मराठों के साथ युद्ध में मारे गए। हारने वाले दोस्तों पक्ष की कई महिलाओं और बच्चों को जो है गुलाम बना लिया गया था। दोस्तों अंततः जो है इस युद्ध में अफगान सेना ने जीत लिया और उसका जो नेतृत्व दोस्तों अहमद शाह दुरानी ने किया था। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये जो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध था ये जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कहाँ पर? तो दोस्तों ये जो है पानीपत में, जो कि दोस्तों हरियाणा में है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके छोटे से गांव के पास लड़ा गया था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। दोस्तों यह युद्ध जो है ये जहरुद्दीन बाबर की दोस्तों यह युद्ध जो है जहरुद्दीन बाबर की आक्रमणकारी सेनाओं और दिल्ली सल्तनत के अंतिम साम्राज्य इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान जो है ये लड़ा गया। लोदी साम्राज्य के बीच जो है ये लड़ा गया था। ठीक है नेक्स्ट साथियों, अगर बात करें दोस्तों पानीपत की दूसरे युद्ध की, तो ये दोस्तों जो है पानीपत का जो दूसरा युद्ध था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें दोस्तों हेमू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन कर रहे हिंदू राजा थे
तथा अकबर की सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। यह दोस्तों अकबर के सेनापतियों खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए ये एक निर्णायक जीत थी। ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं 5वीं अनुसूची जो है ये दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ती है। दोस्तों अगर बात करें 6वीं अनुसूची की तो ये दोस्तों जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को जोड़ती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य साथियों 1997 के फैसले के अनुसार जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की कि जनजातीय भूमि का खनन के लिए जो है दोस्तों निजी पक्षकारों को अंतरण 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। दोस्तों ये जो है आज ये जो है पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला जो है वन अधिकार अधिनियम 2006, इसकी दोस्तों मान्यता द्वारा जनजाति और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया गया, जो वन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों और उनके जो विस्थापन और पुनर्स्थापन की जो स्थिति में स्वतंत्र एवं पूर्व सूचित सहमति के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है? दोस्तों संसद जो है संघ सूची पर जो है कानून बना सकती है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं संघ सूची की, तो इसमें दोस्तों जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में परिभाषित 3 सूचियों में से एक है। इसमें दोस्तों वे विषय सम्मिलित हैं जो भारत की संसद के अनन्य विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय दोस्तों हैं ये राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और बैंकिंग। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कि जो संघ सूची दोस्तों है इसमें कितने जो है विषय इसमें है, तो 97 मत जो है सूचीबद्ध इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है संघ सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता है, जबकि दोस्तों संसद द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यह जो है अन्य शक्ति संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 246(1) के अंतर्गत दोस्तों ये प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें राज्य सूची की तो राज्य सूची में वे विषय सम्मिलित होते हैं जो राज्य विधानमंडलों के विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों इसमें जो है स्थानीय महत्व के मामले सम्मिलित हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, कृषि और भूमि हो गई। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 66 मद सूचीबद्ध है। राज्य विधानमंडलों को इन विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है, सिवाय उन मामलों के जहां संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या संविधान में निर्दिष्ट कुछ अन्य शर्तों में जो है सम्मिलित कानून बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यह संघ और राज्य सूचियों से अलग है। दोस्तों समवर्ती सूची के विषयों के उदाहरणों में जैसे कि शिक्षा हो गया, वन, ट्रेड यूनियन और विवाह सम्मिलित है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों फ्रांस में जो है आयोजित किया जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो ये उत्सव है ये जो है दोस्तों सितंबर 1939 में अपनी शुरुआत करने का इरादा किया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप ने दोस्तों कांस के उद्घाटन को रद्द करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों 1932 में वेनिस में दुनिया के पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया था। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट जो है याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की सूची दी हुई है। दोस्तों वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये वेनिस शहर में जो है आयोजित किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जो ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल दोस्तों है ये न्यूयॉर्क में
टॉरमिना फिल्म फेस्टिवल दोस्तों ये जो है सिसिली इटली में, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बर्लिन जर्मनी में, मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोस्तों ये जो है स्कॉटलैंड यूके में दोस्तों ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल को किस रूप में भी पहचाना जाता है। दोस्तों ये जो है कमांड इंटरप्रेटर के रूप में भी जिसको पहचाना जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जकार उत्सव किस देश द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों ये जो है भूटान के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो जकार उत्सव है यह जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए गए जीवंत मुखौटे, नृत्य, आध्यात्मिक प्रदर्शन और धार्मिक अनुष्ठान शामिल है इसमें। दोस्तों जकार डोजोंग जिसे श्वेत पक्षी का किला भी कहा जाता है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, एक ऐतिहासिक किला है जहां दोस्तों यह उत्सव जो है प्रतिवर्ष शरद ऋतु में आयोजित किया जाता है। कहां पर? तो जकार डोजोंग में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक जनसंख्या की डैश को दर्शाता है। दोस्तों जनसंख्या की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है इसके द्वारा दोस्तों भारत जो है 193 देशों में 130वें स्थान पर है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन जारी करता है तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1990 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि आम्रवर्षा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो आम्रवर्षा है ये जो है केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों जो आम्रवर्षा है इसको जो है मैंगो सावर भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों खास करके केरल और कर्नाटक में होने वाली जो मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। दोस्तों इन वर्षा को ग्रीष्मकालीन वर्षा के रूप में भी जाना जाता है और यह दोस्तों आमतौर पर अप्रैल और मई के महीनों के दौरान होती है। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो आम्र वर्षा है नाम इनकी जो है आम के पकने में सहायता करने की भूमिका से आया है, जो दोस्तों इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो है बारिश स्थानीय उष्मा और नमी से भरी हवाओं के परस्पर क्रिया के कारण होती है, जिससे जो है संवहनी प्रणालियां बनती हैं, जिससे दोस्तों वर्षा होती है। दोस्तों जो आम्र वर्षा है ये आगामी मानसून के मौसम के लिए मिट्टी तैयार करने में दोस्तों ये मदद करती है, जिससे दोस्तों चावल और मसालों जैसे अन्य जो फसलें होती हैं इनको लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है जलवायु मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ से जो है प्रभावित होती है दोस्तों, जो कि सर्दियों के मौसम में जो है वर्षा लाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में आम्र वर्षा नहीं होती है। इसके वजह दोस्तों यहाँ पर जो है जून से सितंबर तक मानसून वर्षा के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये राज्य जो है भारत के गेहूं और चावल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, जो दोस्तों मानसून की वर्षा से लाभान्वित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और जो बिहार हैं ये दोस्तों गंगा के मैदानों में स्थित हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आगे देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो है आम्र वर्षा नहीं होती है। यह जो है गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियों के कारण बाढ़ से ग्रस्त हैं। ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें गुजरात और उड़ीसा की तो यहाँ पर दोस्तों मानसून के दौरान मौसम के दौरान दोस्तों यहाँ पर वर्षा का अनुभव करते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से प्रभावित होता है। उड़ीसा दोस्तों बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफानों से भी ग्रस्त है, जो भारी वर्षा लाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली ध्वनि फिल्म कौन सी थी। दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि भारत की जो पहली ध्वनि फिल्म थी ये दोस्तों कौन सी थी। साथियों ये जो है आलम आरा थी। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो आलम आरा जो है एक भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की ऐतिहासिक तानसी फिल्म है और दोस्तों जिसका निर्देशन और निर्माण जो है आरदेशिर ईरानी ने किया था। दोस्तों यह जो फिल्म है ये 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी।
तो दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र है ये जो है 1913 की एक भारतीय मूक फिल्म है, ठीक है, जिसका दोस्तों निर्देशन और निर्माण जो है दादा साहब फाल्के ने किया था। इसे दोस्तों अक्सर पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें सिकंदर, ये दोस्तों जो है 1941 में और शहीद जो है ये 1948 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अवधारणा पर बनी दो फिल्में हैं, ठीक है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने घोषणा की कि केवल वे पर्वतारोही जो पहले 7,000 मीटर से ऊंचे शिखर पर चढ़ चुके हैं उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति होगी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने, ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,828.86 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, और ये दोस्तों जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है, और दोस्तों ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में तन्वी द ग्रेट फिल्म का निर्देशन किसने किया था। दोस्तों इसका जो निर्देशन दोस्तों है ये अनुपम खेर ने किया था, ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो ये दोस्तों संसद के पास होती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण प्रदान करता है। इस प्रकार दोस्तों इसमें जो है 3 सूचियां हैं, और दोस्तों कौन कौन सूचियां हैं तो एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है अगर दोस्तों बात करें राज्य सूची की तो इसमें जो है राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और दोस्तों सिंचाई शामिल हैं। दोस्तों जो राज्य सूची है इसमें उल्लेखित विषयों के संबंध में केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। दोस्तों जो समवर्ती सूची है ये जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों जैसे कि शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेने और दोस्तों उत्तराधिकारी दोनों के समान हित के विषय इसमें शामिल हैं, ठीक है। दोस्तों अगला है इस सूची में उल्लिखित जो विषय हैं इस पर दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। दोस्तों यदि उनके कानून एक दूसरे से टकराते हैं तो जो केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों बनाया गया कानून है वही मान्य होगा, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें अवशिष्ट शक्तियां की तो ये दोस्तों संविधान द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई विशेष शक्तियां हैं। संसद को किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति है जो दोस्तों समवर्ती सूची या राज्य सूची का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है। दोस्तों जो फोर्ट अगुआडा है ये दोस्तों जो किला है ये कहाँ पर स्थित है तो गोवा में स्थित है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो फोर्ट अगुआडा गोवा भारत में स्थित एक प्रसिद्ध पुर्तगाली किला है। दोस्तों यह जो है 1612 में डच और मराठा आक्रमणों के बचाव के लिए दोस्तों ये बनाया गया था और राज्य में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दोस्तों इसमें जो है 13 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, एक मीठे पानी का झरना और अरब सागर के आश्चर्यजनक दोस्तों दृश्य इसमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों 1612 में बनाया गया जो है यह कभी 79 तोपों का भव्य स्थान था। इसमें दोस्तों 23,76,000 गैलन पानी भंडारण की क्षमता है जो दोस्तों उस समय पूरे एशिया में सबसे बड़े मीठे पानी के भंडारण में से एक था, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें कुछ किलों के बारे में, दोस्तों जो जयगढ़ किला है ये कहाँ पर स्थित है तो ये जो है दोस्तों अमेर जयपुर के पास में है, ठीक है। इसका दोस्तों जो निर्माण है ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने कब किया था 1726 में किया था। अगर दोस्तों ये पूछा जाए किस राज्य में स्थित है तो ये दोस्तों जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके दोस्तों कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप, मजबूत रक्षा वस्तुकला यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है बेकल किला दोस्तों जो है ये जो है कसरगोड जिले में स्थित है, कहाँ पर तो केरल में। दोस्तों इसका निर्माण जो है शिवप्पा नायक ने 17वीं शताब्दी में किया था। दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं ये अरब सागर के सामने की ओर स्थित कीहोल के आकार की संरचना दोस्तों इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। दोस्तों अगला है चंद्रगिरी किला, ये कहाँ पर है तो दोस्तों ये जो है कासरगोड में है जो कि दोस्तों केरल में है। इसमें दोस्तों इसका जो निर्माण है ये शिवप्पा नायक ने 17वीं शताब्दी में किया था। और दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं पहाड़ी पर बना किला है ये,
और दोस्तों ये जो है चंद्रगिरी नदी के मनोरम दृश्य देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि से भारत के हटने के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सी संधि निलंबित कर दी थी। दोस्तों इसमें से जो है शिमला जो समझौता दोस्तों है, इसमें जो है इस संधि को जो है निलंबित कर दी थी। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों 1971 के युद्ध के बाद शांति बहाल करने और द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों इस समझौते के परिणाम स्वरूप कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी की स्थापना हुई, जिसने दोस्तों पूर्ववर्ती युद्ध विराम रेखा का स्थान ले लिया था। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें लाहौर घोषणा की, तो दोस्तों इसमें जो है हस्ताक्षर हुए थे 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था शांति और सुरक्षा को मजबूत करना तथा कश्मीर संघर्ष का समाधान करना था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है ताशकंद समझौता। तो ये दोस्तों 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें दोस्तों 1965 के युद्ध के दौरान कब्जाए गए क्षेत्रों की बहाली दोस्तों इस पे फोकस किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कराची समझौता। ये जो है दोस्तों इस पर जो है 1949 में हस्ताक्षर किए गए और भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों इसमें जो है हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों इसमें जो फोकस रहा है किस पर रहा है, तो 1947 के युद्ध के बाद कश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर दोस्तों ये फोकस किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इडेक्स साथियों मतलब कि जो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है। दोस्तों ये पहल जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए स्टार्टअप्स को धन और समर्थन प्रदान करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में यूनेस्को के सतत विकास पर क्षेत्रीय मंच किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों जिनेवा जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 2025 के मंच ने वैश्विक बहुसंकीर्णों के बीच 2030 एजेंडा को जो है मजबूत करना, इसका जो है विषय पर जो है इसका ध्यान केंद्रित था। दोस्तों जो यूनेस्को है इसका तो दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है मलेरिया डैश के कारण दोस्तों ये होता है। दोस्तों जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजुआ होता है, इसके कारण साथियों ये होता है। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों ये जो रोग है ये प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम, दोस्तों जो प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण दोस्तों ये होता है। ठीक है। दोस्तों जो मलेरिया है इसका जो सबसे गंभीर और घातक रूप है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम दोस्तों, इसके कारण दोस्तों ये जो है सबसे ये घातक रूप है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दोस्तों जो प्लाज्मोडियम का रोगवाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो दोस्तों स्पोरोजॉइंट्स यानी साथियों जो संक्रमण रूप को स्थानांतरित करता है। ठीक है। दोस्तों रोग के उपचार के लिए जो है कुनैन और क्लोरोक्विन जैसी मलेरिया रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। साथियों यहाँ पर जो है ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा और साथियों एक ये पॉइंट, ये दोनों साथियों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट साथियों अगर बात करें जो मलेरिया है इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो उच्च तापमान, सिर दर्द, गर्मी और कपकपी महसूस होना, अतिसार, उल्टी, पेट में दर्द और साथियों पेशियों में दर्द, ये दोस्तों इसके लक्षण हैं। ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे गए आतंकवादी का जो ऑपरेशन का नाम क्या था। दोस्तों जो ऑपरेशन है इसका नाम था ऑपरेशन अखल। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियार प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसका जो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि आकाश एक लघु परिधि सतह से हवा में मार करने वाली दोस्तों मिसाइल प्रणाली है, तो ये दोस्तों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट साथियों है पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए संघर्ष के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उपयोग किया, तो ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट साथियों कथन है कि भारतीय सेना और वायुसेना के नेटवर्क के साथ एकीकृत आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली ने
संघर्ष के दौरान दोस्तों शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मिसाइलों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों ये सही है, ठीक है साथियों। इसका जो आंसर हो जाएगा कथन 1 और 3, ये दोस्तों दोनों सही है, क्योंकि साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है। तो इसको जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये दोस्तों लखनऊ में किया है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना और कई अन्य देशों की वायुसेनाओं की भागीदारी वाले अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी दोस्तों ये कौन कर रहा है। तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी विद्रोह उलगुलान का आयोजन किसने किया था। तो ये दोस्तों बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो मुंडा उलगुलान आंदोलन है, इसमें जो है भारत के छोटा नागपुर पठार, जो कि दोस्तों ये वर्तमान झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। आंदोलन के नेता दोस्तों जो है बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने 1894 में विद्रोह की घोषणा की थी। दोस्तों उन्होंने जो है खुद को भगवान घोषित किया और भूमि व्यवस्था और बेथ बेगारी बिना वेतन के काम के खिलाफ दोस्तों विद्रोह करने के लिए दोस्तों इनको बड़ी संख्या में समर्थकों को इकट्ठा किया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 1899 में बिरसा ने जमींदारों और सरकार पर सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। दोस्तों वह जो 1900 में दोस्तों पकड़े गए थे और दोस्तों इनको जो है उसी वर्ष हैजा के कारण दोस्तों केवल 25 वर्ष की आयु में दोस्तों इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित दक्षिणी राज्यों में से किस राज्य में पामबन रेलवे पुल स्थित है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो पामबन रेलवे पुल है, यह मंडपम शहर को पामबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है। यह दोस्तों पुल 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए तो 6776 फीट दोस्तों इसकी लंबाई है। और यह दोस्तों इस पुल का जो उद्घाटन है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों इस रेल पुल के समांतर 1988 में एक सड़क पुल का भी निर्माण किया गया था। दोस्तों इस सड़क पुल को जो है इंदिरा गांधी रोड पुल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये आप लोग साथियों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों ये जो है भारत में मानसून से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो ये दोस्तों भूमध्य सागर, काला सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होते हैं और दोस्तों पश्चिमी हवाओं के माध्यम से भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचते हैं। दोस्तों ये जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत और पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में बारिश और बर्फबारी का कारण बनते हैं। ये जो है दोस्तों रबी फसलों जैसे कि गेहूं के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानों में सर्दियों की बारिश का कारण बनते हैं, जो सामान्य सर्दियों के मौसम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है ये मानसून का हिस्सा नहीं है। यह जो है एक गैर मानसूनी प्रणाली है जो भारत में सर्दियों के मौसम में सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ये साथियों आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं अरब सागर शाखा की। तो ये जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून की मुख्य शाखा है। दोस्तों यह जो है अरब सागर की गर्म हवाओं से नमी ले जाता है और भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा का दोस्तों कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, मानसून इस जो है शाखा के माध्यम से केरल तट पर प्रवेश करता है। दोस्तों यह जो है पश्चिमी घाट पर उभरता है और अधिकांश बारिश लाता है। दोस्तों अरब सागर शाखा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब तक दोस्तों ये पहुंचती है। ठीक है नेक्स्ट साथियों अगर बात करें वर्षा अंतराल की, तो ये दोस्तों जो है मानसून के दौरान वर्षा में कमी को वर्षा अंतराल कहा जाता है। दोस्तों इसे जो है मानसून में ब्रेक भी कहा जाता है। यह दोस्तों आमतौर पर जून से सितंबर के बीच होता है और दोस्तों यह जो घटना है ये तब होती है जब मानसूनी हवाएं जो है कमजोर हो जाती हैं। इस अवधि के दौरान देश के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ सकता है और कुछ हिस्सों में
भारी वर्षा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें मेघ गर्जन की, तो ये जो है दोस्तों अचानक और अत्यधिक वर्षा की घटना को मेघ गर्जन कहा जाता है। इसमें दोस्तों बहुत कम समय में जो है बड़ी मात्रा में पानी गिरता है। यह घटना जो है ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। साथियों, जो मेघ गर्जन होती है दोस्तों, मेघ गर्जन जो है इसमें बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है। यह जो है गर्म हवा ठंडी हवा के अचानक मिलने से होता है। और दोस्तों ये जो है मानसून के दौरान और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में आम है। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है इस नृत्य रूप की उत्पत्ति और लोकप्रियता तंजावुर चौकड़ी में से एक महान तमिल नृत्य गुरु वडवेलु से दोस्तों निकटता से जुड़ी हुई है। यह दोस्तों मोहिनी अट्टम एक सुंदर नृत्य है और इसे जो है किसी महिला द्वारा दोस्तों एक एकल तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी शब्द से बना है जिसका अर्थ है एक महिला जो दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। दोस्तों और जो है अट्टम का अर्थ होता है कि सुंदर और कामुक शारीरिक मुद्राएं। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें संगीत नाटक अकादमी जो है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। और दोस्तों ये जो नृत्य हैं कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक जो है भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। तो दोस्तों जो भरतनाट्यम है ये जो है तमिलनाडु में साथियों, तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों जो कथक का है ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली दोस्तों केरल का है। दोस्तों कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया जो है असम का है। दोस्तों जो उड़ीसी है ये उड़ीसा का है। और अगर बात करें दोस्तों मणिपुरी की तो ये दोस्तों मणिपुर का है। ठीक है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा जो शास्त्रीय नृत्य हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा खाद्यान्न क्षेत्र में। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1947 में जो है भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद विभाजन, औपनिवेशिक शोषण और जो आर्थिक अविकसितता के कारण दोस्तों देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे दोस्तों गंभीर और तत्कालीन कमी जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में देखी गई थी, जिससे जो है कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा और अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। दोस्तों इस संकट का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने बाद में 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में दोस्तों हरित क्रांति शुरू की थी। ठीक है, जिससे दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में विशेष रूप से गेहूं और चावल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है, जो कुल 9 शास्त्रीय नृत्य रूपों को बनाता है। दोस्तों किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दोस्तों जानकारी दी गई है। तो ये दोस्तों जो ऋग्वेद है ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों वहाँ से जो है आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।